गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। और आज फिर एक बार कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। क्षमा चाहते हैं, कुछ देरी हुई। और आज हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे चुनिंदा सवालों को, जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से देख पाएंगे और इसे आप लोग कर भी पाएंगे। निश्चित तौर पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन सवालों का जवाब देने में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को, और स्टार्ट करते हैं आज के सवाल का पहला दौर। और निश्चित तौर पर अच्छे सवाल हैं, आप इनसे रूबरू होंगे और जानते होंगे इनको आप, परंतु एक बार हम इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे और आप आंसर देंगे। देखते हैं कितना समय में आप जवाब देते हैं। चलिए, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? अरे भाई, मैंने आपको ये कहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 का भारत शासन अधिनियम तक में सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो भारत सरकार अधिनियम का पड़ा है। मतलब आपने जो आंसर सोचा ऑप्शन डी 4 नंबर को अगर आपने सोचा तो गलत नहीं सोचा, बिल्कुल सही जवाब है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से पड़ा है, जिसमें 10 अनुसूचियां थी और 321 अनुच्छेद था। और इसी 321 में से लगभग 250 भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 डी। सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखेंगे बढ़िया से। थोड़ा हम साइड हो जाएंगे ताकि आपको एक जरा सा भी परेशानी ना हो देखने में। यस, देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ध्यान से सुनेंगे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ध्यान से सुनेंगे। राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा नामित। आप इसे देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ये आंसर आपका बिल्कुल ही सही है। आपने जो सोचा वो बिल्कुल ही सही है। आपने देखा ऑप्शन 2 एकदम सही है। हम थोड़ा साइड हो जाएंगे ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सको या आप इसे लिख सको। यहां मैं हो जाता हूं थोड़ा ऐसे, तो उम्मीद है कि यहां से आपको दिख जाता होगा। तो मैं यहां हो जाऊंगा और आप इसे देखेंगे और इसे करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवेल प्लान? नो। क्रिप्स मिशन? नो। अगस्त ऑफर? नो। कैबिनेट मिशन? क्या होगा? चलिए, तो यस, आपने एकदम थोड़ा साइड हम हो जाएंगे ताकि आप इसे देख सको। एकदम बिल्कुल सही कहा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठन 19 फरवरी 1946 को हुआ था और ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था।
इस कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा का नाम था सर पैथिक लॉरेंस और तीसरा का नाम था सर ए.वी. अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे, अर्थात कैबिनेट मिशन योजना के कहने पर इसे बनाया गया था। आपने बिल्कुल सही सोचा है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर किन्हीं का गलत हो तो उन्हें सुधार कर लेना है, ताकि आपको कहने का दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए आइए, क्या है क्वेश्चन। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, थोड़ा सा। यस, प्रस्तावना में, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, या संविधान में कहीं नहीं। क्या होगा सही जवाब? यस, आपने बिल्कुल सोचा, संविधान में कहीं नहीं। लेकिन अगर हम इसको तोड़ कर देखेंगे तो भाई, अगर हम बात करें कि भारत राज्यों का संघ होगा, और यहां पर अगर हम भाग 1 का जिक्र करें तो ऐसा अगर यहां पर होगा तो इसमें से इसे काटेंगे और कहेंगे कहीं नहीं, इनमें से कहीं नहीं, तो ये सही होगा। तो भाग 1 के अंतर्गत अगर हम आर्टिकल अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो वहां पर शायद ये सही होगा, क्योंकि यहां पर कहा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। मेरे भाई, राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये जो वर्ड है भारत, ये और ये जो संघ आया है, ये यहां इस रूप में है, इसलिए कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो इनमें से कहीं नहीं, ये आंसर हो जाएगा, और आपने सही सोचा है। बहुत बढ़िया आपने सोचा। चलिए थोड़ा सा साइड हम हो जाएंगे यहां पर आप लोगों को, ताकि कोई परेशानी ना हो इधर। चलिए ठीक है। यस, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलो चलिए, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? देखिए आंसर और जवाब दीजिए। आंसर क्या होगा? 5वां का आंसर, जल्दी जवाब दीजिए। यस, आपने सही सोचा है, यह होगा सरकार का संघीय स्वरूप। यस, क्योंकि भारत में एक संघ होगा और इसी में एक राज्य भी होगा, अर्थात भारत राज्यों का अगर संघ होगा तो यहां पर आंसर होगा सरकार का संघीय स्वरूप। तो इस प्रकार से 5वां का आंसर आपका बिल्कुल आपने सही सोचा, 2 हो जाएगा। और ये स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करती है तो यहां पर यही है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये बात करें तो आप ये भी जानते होंगे कि संघ अर्थात सरकार के 3 स्वतंत्र अंग होते हैं। एक कार्यपालिका, एकदम बढ़िया से पढ़ते चलो भाई, बेसिक चीजें हैं ये। एक कार्यपालिका, एक आपका हो जाएगा विधायिका, और एक आपका हो जाएगा न्यायपालिका। और जब आप ये पढ़ेंगे ना संघ सरकार की बातों को, तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो यूएसए के मॉडल से एडॉप्टेड है। तो ये पर यहां बात करें कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सरकार का संघीय स्वरूप में एक केंद्र की सरकार होती है संघ सरकार और एक राज्य की सरकार होती है। सरकार के 3 स्वतंत्र अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक
न्यायपालिका। हट जाते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। यस, वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये कहता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। शायद आपके पास क्वेश्चन रिपीटेड हो, पर मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो है रिवीजन हो पा रहा होगा। एक आध सवाल रिपीटेड है, तो रिपीटेड करने का मतलब ये भी है कि ताकि आप इन क्वेश्चनों से रूबरू हो सको, ताकि आप इस क्वेश्चन को बार बार देख सको। और जब आप बार बार देखेंगे तो बार बार देखने से वो चीजें आपके जहन में आएंगी और आप उसका सही जवाब दे पाएंगे। यस, बिल्कुल सही। क्या है क्वेश्चन? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया? अरे एकदम इसका कोई देरी नहीं करना है, हम आपको ये सवाल 2 बार रिपीट कर चुके हैं। और जब हम आते हैं तो आपके बीच में कई बार चीजों को लेकर आते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 1973, 1973। आप सब जानते हैं कि 1956 ईस्वी में 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, जिसमें एक का नाम था, जिसका ट्रिक मैंने लिखा था, अंदी हिलमत। हम आपको बताए थे। अ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दी से दिल्ली, ही से हिमाचल प्रदेश, ल से लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप और द्वीप समूह, जिसे लक्षद्वीप कर दिया गया बाद में, म से मणिपुर और त से त्रिपुरा। तो इसी लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप का नाम बदलकर 1973 ईस्वी में लक्षद्वीप कर दिया गया। तो ये आपको जानकारी रखनी होगी। ये बिल्कुल आपने सही सोचा, एक जरा से भी आपने गलत नहीं सोचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे जरा। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? महासंघ। यस, देखेंगे क्या होगा। यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। नो, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से। और आप सब जानते हैं कि 2 तरह की सरकार, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार, आप सब जानते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि भारत में भी 3 स्तरीय सरकार है। कौन कौन? एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है, और एक जो है स्थानीय सरकार है। आप सब जानते हैं स्थानीय सरकार को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया, लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। संघीय सरकार में जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था, उस समय 2 ही स्तर की सरकार थी, एक केंद्र की सरकार थी और एक राज्य की सरकार थी। लेकिन बाद में जब महसूस हुआ, मांग होने लगी कि इसे संवैधानिक मान्यता दिया जाए, जगह दिया जाए संविधान में, तब इसे कहा गया कि नहीं भाई, इसे हम लोग रखेंगे और स्थानीय सरकार का रूप देंगे। सरकार 3 स्तरों वाली है भारत में, और इस 3 स्तर वाली सरकार 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया, लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल कर दिया गया। हालांकि स्थानीय सरकार के 2 रूपों का जिक्र किया गया है, एक पंचायती और एक नगर प्रशासन। तो इस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे जब जहां जिसकी आवश्यकता होगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यस, आइए 8वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मतलब क्या ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अधीन आता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद या मौलिक अधिकारों का संरक्षण। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि सर ये रिपीट हुआ है एक क्वेश्चन। यस, मैंने जान करके रिपीटेड किया ताकि आप इसका जवाब तुरंत दे सको और बार बार चीजों को देखने के बाद आप इसको आंसर तुरंत कर सको और वो आपके जेहन में बैठ जाए, आ जाए आंसर। देखते हैं 8वां का आंसर आपने बिल्कुल सही कहा, डी। 8वां का आंसर आपने बिल्कुल सही कहा। आप जिन जिन लोगों ने सोचा डी वो बिल्कुल सही, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत जो है वो रिट जारी करता है। किसके लिए? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए। तो ये बात है, तो ये कहानी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं। जिन जिन लोगों ने डी सोचा था वो सही है मेरे भाई, सही है मेरे दोस्त, एकदम सही है। चलिए आइए, खाली स्थान तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। मैंने जानबूझकर ऐसा किया कि आप इस ऐसे सवालों का जवाब दो। खाली स्थान रहता है, वो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये जवाब दीजिए। यस, आपने सही सोचा, परमादेश। परमादेश इसका जवाब होगा। मतलब परमादेश तब जारी किया जाता है कि न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद पर हो और वो अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहा हो, तो न्यायालय उसे चेतावनी देती है, उसके लिए परमादेश जारी करती है कि क्यों आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो, आप क्यों जनता के अहित का काम कर रहे हो। अतः मैं आपको सूचित करते हुए आपको दंडित कर सकता हूं, इसलिए आप इसका मुझे प्रमाण दें। तो ये ताकि कोई भी अधिकारी, भारत में अगर लोकतंत्र है तो सारे के सारे प्रशासनिक और अधिकारी जो भी हैं वो जनता के लिए है। तो अगर जनता के लिए आप हैं, अपने कर्तव्यों के लिए, अपने कामों के लिए हैं, तो आपको वो काम करना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको तबाह कर देगी, तबाह कर देगी। आपकी तबाही निश्चित है अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो। यस, परमादेश। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। यस, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को निश्चित किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप एकदम सोचिए, मैं थोड़ा सा समय दूंगा। यस, अरे भाई आपने सही सोचा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक एवं आर्थिक, यस, आर्थिक लोकतंत्र की बात कही गई है। और मैं ये बता चुका हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये शब्द को समाहित किया गया है। एकदम सही आप सोच रहे हैं, कोई एक्सप्लेन नहीं है, बहुत सारी चीजों को बताया गया है। केवल आप ये समझिए कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, आपने जो पढ़ा है वो आप बना पा रहे हो कि नहीं, आप क्या भूल रहे हो, आपको क्या करना है, जो भूले हुए चीज को आप नहीं, जो आप पढ़े हो उसे आप नहीं भूल पाओ। ये आपको कुछ ऐसा करना है, तो ये आपको करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है?
देखिए, किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। 11 का आंसर आप सोच करके देंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे। यस, आपने सही सोचा। आर्टिकल 48 के तहत गोवध की कहानी की बात कही गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गोवध पर निषेध, रोक। पशुओं की हत्या पर रोक लगाया गया है और खासकर गाय की हत्या पर रोक लगाया गया है। तो ऐसा आर्टिकल 48 में कहा गया है और गांधी जी का यहां पर प्रकोप प्रभाव दिखता है और ये बात सत्य है। देख कितना अच्छा क्वेश्चन हो, किस बढ़िया लेवल का आंसर है और आप सही कर रहे हो, सही जानकारी है आपके पास, बिल्कुल सही है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार अर्थात विवेकाधिकार है ना के अंतर्गत क्या प्राप्त है? मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास कई शक्तियां हैं, जिसमें एक वैवेकीय शक्ति है, जिसे हम लोग कहते हैं विवेकाधिकार शक्ति। तो वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से वो क्या काम कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या वे कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। आप जवाब देंगे। वित्तीय आपातकाल की घोषणा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना। क्या होगा जवाब? आप सोच कर देखिए, फिर मैं जवाब थोड़ी ही चंद सेकंड के अंदर ही दूंगा। क्या होगा? यस, सही सोचा है आपने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 75 में ये कहा गया है, ध्यान से सुनेंगे, कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति यहां पर वैवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। और ये कहानी जो है मेरे भाई, ये कहानी जो है वो आप सब जानते होंगे। 1979 में नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया था। नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। तो क्या सवाल पूछता है, वे भारत के राष्ट्रपति कौन थे पहले जिन्होंने अपने वैवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए पहली बार देश में किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त किए? तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी और चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किए थे। तो ये वैवेकीय शक्ति का प्रयोग तब होगा जब स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं रहेगा, तब, अन्यथा नहीं। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया जवाब, आप बढ़िया सोचे होंगे, नो डाउट आप बढ़िया सोचे होंगे। चलिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता मीडिएट करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अगर है तो सुप्रीम कोर्ट का ये क्या है? यस, मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, आप देखेंगे, पढ़ेंगे। पहले बढ़िया से क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, समझिए और जवाब दीजिए। 13 नंबर का अपने आप में सोचिए, फिर मैं सोचता हूं इसके बारे में। यस, सही सोचा, ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल आपने 71 को नहीं पढ़ा है, 71 को नहीं पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट 71 के तहत जो है वो अधिकार रखते हैं। 71 आर्टिकल के तहत, 71 आर्टिकल के तहत ये सही जवाब है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद हो तो उस पर फैसला कौन करता है? तो उस पर फैसला करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है, और वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 71 के तहत प्राप्त है, जो एकदम सही है।
तो ये उनका मौलिक अधिकार है। बिना देरी किए, बिना सोचे आप सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का 14 का आंसर पढ़ के देंगे। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? जवाब दीजिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। ये सेट हो जाते हैं भाई, ताकि आपको दिख सके। चलिए, हाँ, तो आपने बिल्कुल सही सोचा, राष्ट्रपति। ये अध्यक्ष वर्ड आ गया, अध्यक्ष। अगर यहीं पर सलाहकार होता, सलाहकार होता, तब यहां पर महान्यायवादी आ सकता था। महान्यायवादी, महान्यायवादी। अगर सलाहकार होता तब महान्यायवादी आते। अध्यक्ष हुआ, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री तो होते ही नहीं, अध्यक्ष का बात है। भारत का मुख्य न्यायाधीश होते नहीं, महान्यायवादी तो ये होते हैं। दिमाग आपका किस ओर जा सकता है, ये मैंने प्रयास किया कि आपका दिमाग जा सकता है महान्यायवादी की ओर, जो महान्यायवादी होगा नहीं और होगा नहीं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यस, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, तो आपको ये जवाब देना होगा। चलिए बढ़िया, आपने बढ़िया किया, आप बढ़िया बना रहे होंगे, नो डाउट, एकदम आप बढ़िया बना रहे होंगे। चूंकि आज लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो इसलिए मुझे आपको समय बिल्कुल देरी नहीं करनी है। चलिए चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अरे दादा, मतलब हटाने का प्रस्ताव कौन ला सकता है? यस, विधान परिषद, कोई मतलब ही नहीं है। विधानसभा, कोई मतलब ही नहीं है। लोकसभा, कोई मतलब ही नहीं है। राज्यसभा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं। और पदेन सभापति होते हैं किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? 64 में। दूसरी बात, राज्यसभा के सभापति होंगे, सभापति होंगे, सभापति वर्ड का उल्लेख कौन सा? आर्टिकल 89 में। तो जब अगर ये राज्यसभा के सभापति हैं, तो फिर उसको हटाने का प्रस्ताव भी कौन लाएगा? राज्यसभा, और कोई नहीं, और किसी के पास पावर नहीं है। लोकसभा तो सोच भी नहीं सकता है कि इसे हम हटाएं, क्योंकि जब क्यों सोचेगा? जिस चीज के लिए आप सामर्थ्य नहीं हो, उसके बारे में क्यों सोचो? जो चीज आपको कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती है, उसके बारे में आप क्यों सोचेंगे? इसलिए लोकसभा सोचेगा ही नहीं, सोचेगा कौन? राज्यसभा। एकदम आपने सही सोचा। आपने अगर क्वेश्चन करा होगा तो आप इसका सही आंसर आपने दिया, बिल्कुल भी देरी आपने नहीं करी एक जरा से भी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा का, वहां पर छिपा हुआ है, लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? बताइए। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। यस, आपने सही सोचा। 93, बिल्कुल सही आपने सोचा। आर्टिकल 85, लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 100, गणपूर्ति का जिक्र किया गया है, गणपूर्ति का। 97, वेतन का जिक्र किया गया है। और 93, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जिक्र किया गया है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जिक्र किया गया है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये है कि ऐसे सवाल भी आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सामना करना होगा, और ऐसे सवाल का जब आप सामना करेंगे तो निश्चित तौर पर आपसे गलती नहीं होगी, तब जब आप ऐसे सवालों को यहाँ रिवीजन कर चुके होंगे तब। यस, बढ़िया सवाल, बढ़िया जवाब, आप निश्चित तौर पर अच्छा कर रहे होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए
क्या हो गया भाई? चलिए, क्या कहता है? ओह ओह, चलिए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। पढ़ लेंगे पहले। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत का चुनाव में मतदान के लिए आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अब इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है, ये आपको आंसर देना है। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको या इसको देख सको, पढ़ सको। यस, तो आपने बिल्कुल सही सोचा। इसका आंसर हो जाएगा 3। अरे भाई, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी उम्र सीमा जो है वो 25 वर्ष है। और यहां आंसर क्या लिखा है? 21 वर्ष। तो गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, जबकि वोट करने का उम्र सीमा तो 18 साल है ही, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। देखिए, इस टाइप से क्लोज क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस टाइप का क्लोज क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप यहां फंसेंगे और आपसे जवाब नहीं हो पाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले, देखो भाई मैं हट जाता हूं, तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। यस, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। जैसे आर्टिकल 108 का अगर राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं, ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, तो उस दौरान संयुक्त अधिवेशन के दौरान कौन से बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे जिसमें देरी ना हो और वो आसानी से हो जाए? सोचिए। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा। उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत से जब प्रस्ताव पारित होता है तो संयुक्त अधिवेशन में जब भी कोई मामला है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी बात, जब ऐसी नौबत आ जाती है तो दोनों मानते भी हैं, और जब जब बुलाया गया है तब तब दोनों ने माना भी है। साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, और साधारण का होता है आधा प्लस 1। जितने मेंबर उपस्थित हैं उसका आधा प्लस 1। तो ये इजी होता है, इजी होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। एकदम बिल्कुल आपने सही सोचा। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छोटा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप आसानी से कर सको और देख सको। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जाता हो, और अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो। तो क्या मैं ऐसे क्वेश्चन को नहीं लाया हूं? लाया हूं। क्यों लाया हूं भाई? क्वेश्चन का रूप अलग है, क्वेश्चन का तरीका अलग है, पर क्वेश्चन का आंसर वही है। मतलब जो कहीं नहीं है वो अवशिष्ट में है। तो आंसर हो जाएगा डी। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो भाई कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। तो अगर इन तीनों में कहीं नहीं है कोई, तब कहां आएगा? इसमें आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप बिल्कुल सही कर रहे होंगे। जो भी देखेंगे बाद में, देख रहे होंगे, जो देखेंगे बाद में इस क्लास को, उनको लगेगा कि सर पढ़े हुए चीजों को जब आपने रिपीट किया, कई चीजों को आपने रिपीट कराया, बार बार आपने इस पर रिपीट कराया, तो क्वेश्चन अब हमसे गलती नहीं होती है सर, हमसे क्वेश्चन का आंसर सही होता है। और इसीलिए बार बार रिवीजन कराया जाएगा, क्वेश्चन को रूबरू किया जाएगा,
जितना ज्यादा हम MCQ कराएं, जितना ज्यादा हम PYQ कराएं, आपको कॉन्फिडेंट आपके अंदर बढ़ता जाएगा। बढ़िया आपने सोचा, सही सोचा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? तीसरी अनुसूची में तो शपथ है, चौथी अनुसूची में तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। तो आंसर तो आ गया, आंसर आ गया। पांचवी अनुसूची में ST और SC के क्षेत्र के प्रशासन का जिक्र है, और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूची 4। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यहीं पर है, आवंटन यहीं है, आवंटन या बंटवारा यहीं पर किया जाए। 245 सीट है, 245 में कितने हैं भाई? तो 200 आपका जो है वो 26 सीट जो है वो राज्यों से है। 224 सीट जो है, कितना सीट हो जाएगा? यस, हाँ। तो यहां से केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर से कितना हो जाएगा? 4। दिल्ली से कितना हो जाएगा? 3 और पुदुचेरी से कितना हो जाएगा? 1। 8। अब जो है वो 233 में 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 13 में 8 5, यस 225। तो 225 सीट जो है वो कहां से है? राज्यों से। और अब इस 225 को भी तोड़ेंगे तो विभिन्न राज्यों में 28 राज्यों को बांट दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। चलिए बढ़िया है। चलिए, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, चयन। कितना इजी क्वेश्चन है, पर ये इजी क्वेश्चन जब आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे तो वहां यही क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हम दिखाएंगे, रिपीट करेंगे, बार बार लाएंगे, आपसे आंसर गलत नहीं होने देंगे। इस उम्मीद के साथ आपके साथ आएंगे तो कैसे होगा? यस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आर्टिकल 75 का प्रयोग को बताया था। तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कैसे लोगों को नियुक्त करता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। तो आज लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आसानी से क्वेश्चन बन गया। यस, सही सोचे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? NIC। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। जवाब देंगे, क्या होगा आप सोचेंगे थोड़ा सा, इसलिए हम वेट करते हैं, तुरंत जवाब नहीं देंगे ताकि आपको लगे कि सर मुझे मौका नहीं दिया गया। आप बाद में जब देखेंगे इस वीडियो को तो आपको यह एहसास होगा। क्वेश्चन नंबर जल्दी 22 का आप सोच लीजिए, क्या होगा? यस, सही सोचा, प्रधानमंत्री। जिन जिन लोगों ने सोचा होगा प्रधानमंत्री, वो सही सोच पाए हैं, और जिनकी सोच में थोड़ी गड़बड़ी है उसको और पढ़ने की आवश्यकता है, उसको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ऐसे चीजों का अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होते हैं। यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रट जाना है कि कौन कौन चीजों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होगी। जैसे 62 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर करते हैं, 62 वर्ष की आयु में। अब 62 वर्ष की आयु में रिटायर किए हैं तो ये कहां काम नहीं कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद? कहां सलाहकार के रूप में नहीं काम कर सकते हैं? कहां वकालत नहीं कर सकते हैं? ये सवाल है। सोचिए क्या होगा आंसर? यस,
उच्चतम न्यायालय में ये गलत, भारत के किसी भी न्यायालय में ये भी गलत, उच्च न्यायालय में ये भी गलत। तो कहां होगा आंसर? ऑप्शन डी। क्या होगा? उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है, जहां से वो रिटायर हुआ है, रिटायर हुआ है। तो जहां से ये रिटायर हुआ है वहीं पर ये काम नहीं कर सकते हैं, और बाकी हर जगह में उसे ये करने का अधिकार है। तो जहां से ये रिटायर हुए हैं वहां ये अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, बाकी जगहों में ये काम कर सकते हैं, ये अधिकार उन्हें है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आप एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चूंकि लाइव क्लास नहीं है तो हम आपसे आंसर पूछे तो आप देंगे जवाब, आप दिए होंगे और सही दिए होंगे। यस, चलिए भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है? भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। क्या योग्यता होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये कहां करता है? अपनी सुनवाई का अधिकार है। कहां ये जा करके वकालत कर सकता है? यही है, कहां ये जा सकता है? 24 का आंसर आप सोचिए, मैं देखना चाह रहा हूं। यस, सही सोचा। भारत का कोई भी विधि न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार है, वहां जाने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। क्योंकि ये भारत सरकार का वकील है और ये वकील का जिक्र 76 में किया गया है। आपने एकदम सही सोचा होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको यह बता दूं, हिंट देता हूं, विधि अधिकारी का उल्लेख आर्टिकल 165 में किया गया है। अब आप जवाब दे लेंगे, इजी से जवाब दे लेंगे। यस, वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। राज्य सरकार का विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है और केंद्र सरकार का विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। तो आपने बिल्कुल सही 25 का आंसर सोच लिया। यस, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, आपने तनिक भी देरी नहीं की है और आप आंसर सही दे दिए हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला राज्य कौन सा जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, हम इस पर लाएंगे जब हम परिसीमन आयोग को पढ़ाएंगे। इसका पुर्जा को जब हम खोलेंगे तब आपको एहसास होगा कि सर ये है परिसीमन आयोग। यस, पर अभी आप पहले ये आंसर दीजिए। आप सोचिए कि 26 का आंसर क्या होगा। यस, आपने सही सोचा। क्या तमिलनाडु, क्या आंध्र प्रदेश, क्या केरल, क्या कर्नाटक? क्या सोचा आपने? सही सोचा। एसबी एग्जाम क्लास से जुड़ने वाले हर लड़के सही सोचते हैं, हर लड़कियां सही सोचती है, हर तैयारी करने वाला सही सोचता है, क्योंकि उनको उस लेवल का यहां पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा और पढ़ाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, बिल्कुल सही। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यस, आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन, भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था, अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रपति, सीएजी। सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से 151। राष्ट्रपति 52 से 62, अंतर्राज्यीय परिषद 263, पंचायती राज जो है 243 ए से लेकर ओ। क्या चाहिए आपको? और हर चीज का पुर्जा जहां आवश्यकता होती है मैंने खोला। क्या होगा? 27 का आंसर आप जवाब दीजिए। यस, पंचायती राज। आधिकारिक लोकतंत्र कहां है भैया? तो पंचायती राज व्यवस्था में। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सही आपने जवाब दिया है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग
केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, ये मुझे जवाब देना है। बताइए। भाग 6 ये तो राज्य को बताता है। भाग 7 आज निरस्त है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। भाग 8 यही तो है, यूटी का जिक्र करता है, आर्टिकल 239 टू 242 के बीच में। और भाग कितना है? 9 में क्या है? पंचायत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का 3 हो जाएगा आंसर। और आपने बिल्कुल सही सोचा है, यस, ये जो है भाग 7 आज हमारे बीच नहीं रहा, ये निरस्त हो गया है। भारतीय संसद ने इसे निरस्त कर दिया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। सही सोचा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है? बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? राजनीतिक एकता का, सांस्कृतिक एकता का, धार्मिक एकता का, सामाजिक एकता का? जवाब दीजिए, सोचिए। मैं थोड़ा सा समय लेता हूं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, और 5-10 सेकेंड में आप इसका जवाब दे देंगे। किसका बृहत्तर भारत किसका करता है? किसकी एकता का घोतक है? यस, सही सोचा, सांस्कृतिक एकता का। पढ़िए पूरी चीजों को और मिलेगा ये सांस्कृतिक एकता का जिक्र, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक एकता, और कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम सवाल को आज का हम लेंगे, और कुछ चुनिंदा सवालों को मैंने लाया जिसे आप देखकर रूबरू हो गए। छोटा सा समय मैंने लिया, थोड़े समय के लिए मैं इस पर मैंने चर्चा करी, और उम्मीद करते हैं कि थोड़े समय में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अंतिम सवाल, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत? सोचिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। सोचिए और जवाब दीजिए। आप अपने मन में सोचिए ऐसे सवालों को और फिर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, ग्राम पंचायत। तो 30 क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया गया, और 30 क्वेश्चन में माना कि 2-4 क्वेश्चन मैंने रिपीट किया जानबूझकर, ताकि आप हमसे पढ़ रहे हो, आप एसबी एग्जाम क्लासेस से जुड़े हो तो आपको मैं ये देखना चाह रहा था आपको कि आप पढ़े हुए चीजों को कितना सही कर पाते हो। इसलिए एमसीक्यू में मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 सवाल कम से कम पूछा हुआ मैं पूछ डालूं, ताकि वो चीजें आप रिपीट करने के बाद आप सीख पाते हो कि नहीं, जवाब दे पाते हो कि नहीं, ये मैं देखना चाह रहा था। तो और आप जितने लोग भी सुनेंगे, आप इसे ऐसा ही करके देखेंगे तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीजें समझ में आएगी, मजा आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आज 30 क्वेश्चन के साथ मेरी मुलाकात हुई है। थोड़ा सा स्टूडियो शिफ्ट हो रहा था, इसलिए विलंब हो रही है, इसलिए 2-3 दिनों तक क्लास नहीं हो पाई। अब उम्मीद है कि कल से जो है वो कंटिन्यू चलेगी और हम लोग इस पर फिर लाइव आ जाएंगे। हम लोग लाइव आते हैं और फिर लाइव आते रहेंगे। तो आज यहीं तक हमारी मुलाकात, हमारी जर्नी होगी। फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।